पश्चिम बंगाल के मालदा मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। खड़गपुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जैसे ही सीबीआई या ईडी की एंट्री होती है कुछ लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति ममता बनर्जी के करीबी लोगों में शामिल है और अब उसका सच सामने आ चुका है। दिलीप घोष ने दावा किया कि ये सिर्फ मालदा तक सीमित मामला नहीं है बल्कि पूरे राज्य में वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है। उनके मुताबिक हर बूथ से करीब 50% नाम गायब हैं और लाखों लोग वेरिफिकेशन के दौरान मौजूद नहीं पाए गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 1 करोड़ से ज्यादा नकली वोटर जिनमें विदेशी भी शामिल हम बंगाल में घुस चुके हैं। यहाँ का मजेदार बात है, जब सीबीआई ईडी आ जाती है तब तुरंत ये एक्टिव हो जाते हैं। जो व्यक्ति ने वहाँ एक कार्रवाई की, अरेस्ट हुआ, ममता बनर्जी के साथ है, उनका फोटो है। आज उसको पकड़ना पड़ा क्यों? क्योंकि सारा एक्सपोज हो गया है। खाली मालदा नहीं है, हम तो कब से बोलते आ रहे हैं। मालदा के मोथावाड़ी, सुजापुर, कालियाचक, दिनाजपुर का, कूच बिहार का, मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन करके मालदा जा रहे हैं। ये घटना हुई है। जब वहाँ सीए का पारित हुआ, अभी वाकफ बिल पारित हुआ, उसका क्या प्रतिक्रिया हुआ? दिल्ली में किसी ने कमेंट की, एक महिला कार्यकर्ता ने, उसके अगेंस्ट में 3 दिन तक आगजनी चली। स्टेशन, ट्रेन सब फूंक दिया गया, बस, रेल के पटरी उखाड़ दिए गए हैं। कहीं देखे हैं देश के लोग ऐसा करते हैं? ये सारा घुसपैठिया वहाँ जमा पड़ा है। एक बूथ में 50% नाम कट गया है। कोई फॉर्म भरने नहीं आया है। जो बुलाया गया वेरिफिकेशन 50 लाख लोग नहीं आए, अभी भी उनका नाम कट रहा है। तो 1 करोड़ से ज़्यादा फर्जी वोटर जो विदेशी हैं, वो उत्पत्तियाँ यहाँ, और सारा देश से विदेश से जितना घुसपैठिया जो उग्रवादी है, गैंगस्टर है, एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले लोग सब बंगाल में पनाह लेते हैं। क्यों दीदी, ये उनकी दीदी है। अब दीदी की विसर्जन होगी, भाई लोग बेसहारा हो जाएंगे। स्कूल फीस बढ़ोतरी को लेकर अब राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता टीआर श्रीनिवास ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों पर फीस का भारी बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल हर साल 30 से 40% तक फीस बढ़ा रहे हैं और इसके अलावा टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म और बस फीस के नाम पर अलग से चार्ज लिया जा रहा है। श्रीनिवास ने सवाल किया कि आम परिवार इतनी महंगी शिक्षा का खर्च कैसे उठाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और फीस रेगुलेशन के लिए एक ठोस सिस्टम बनाया जाए। माननीय रेवंत रेड्डी साहब, आप मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपकी नज़र पड़ी है एनुअल फीस के बारे में जो स्कूलों में बढ़ चढ़ के ऊपर हो रहा है और त्राही मच रहा है जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के बारे में? आप दया करके, कृपा करके इसको एक वार्षिक जबरन वसूली का प्रोग्राम मत बनाइए साहब। आप जानते हैं लोगों का इनकम कितना है, इनकम वसूली के आप उसके ऊपर से 30% 40% फीस को इंक्रीज कर रहे हैं। उसके ऊपर से आपको स्कूल के टेक्स्ट बुक भी वहाँ से लेने हैं, आपको यूनिफॉर्म भी उसके वहाँ से लेने हैं, आपको स्कूल के बस का भी भयंकर पैसा देना है। सब ये कैसा न्याय है? आपको क्या लगता है कि मध्यवर्ती लोग कहाँ से पैसा लेके आएंगे? साहब कुछ तो कंट्रोल करिए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को गवर्न करने के लिए उसको कुछ तो बोर्ड बनाइए, और ताकि ये फीस कंट्रोल का भी कुछ तो मैकेनिज्म करिए। सर, आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपको बहुत कुछ ज्ञान है, आप फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कंट्रोल करते हैं टिकट्स के बारे में, मगर ये स्कूल का एजुकेशन जो कॉर्पोरेट में भयंकर जो हो रहा है, आप भाई आपका तेलंगाना सरकार कुछ लेता क्यों नहीं? आप क्यों नहीं उसको अपग्रेड करते आपके खुद के गवर्नमेंट के स्कूल्स? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट संजय सरावगी ने कहा कि आपके कई बड़े नेता अब अरविंद केजरीवाल से दूरी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे स्वाति मालीवाल हों या राघव चड्ढा, पार्टी के पुराने और अहम चेहरे धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। सरावगी के मुताबिक यह साफ संकेत है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और नेतृत्व पर भरोसा कम हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि आप अब कमजोर होती जा रही है और उसके नेताओं के बीच एकजुटता नहीं बची है। देखिए, स्वाति मालीवाल हो या राघव चड्ढा हो या और कई अन्य नेता जो आप पार्टी की नींव रखे हैं, वो धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल से दूर होते चले जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं और इस तरह आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लिखा कि उनको बोलने भी नहीं दिया गया। कहीं से वो उचित नहीं है। जो आम आदमी पार्टी के नींव रखे थे, कई ऐसे नेता
कि अगर स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा और भी कई अन्य नेता हैं, वो धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल से दूर होते जा रहे हैं। ये दिखाई पड़ रहा है कि जिस रूप में आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई, अब उससे आम आदमी पार्टी दूर होती जा रही है। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों के बीच केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां सरकार बनाएंगी। खासतौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार बीजेपी की सरकार बनना तय है और इसे कोई नहीं रोक सकता। यादव ने कहा कि राज्य की जनता ममता बनर्जी के 15 साल के शासन से परेशान हो चुकी है, जो उनके मुताबिक भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट से भरा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी और एलआई पार्टी की सरकार बनेगी। और ख़ास तौर पर आपने बंगाल की चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी लीड सरकार बनना तय है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि 15 सालों का जो कुशासन था टीएमसी का, माननीय मुख्यमंत्री ममता जी का, उससे लोग ऊब गया है। वहाँ अत्याचार भ्रष्टाचार यही तो हुआ है, विकास से कोसों दूर चला गया है। जिस दिन मौका मिलेगा अपने मत के माध्यम से टीएमसी को उखाड़ कर फेंक देगा और ममता दीदी चली जाएंगी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ईरान और वैश्विक तनाव के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये अब सिर्फ इजराइल और ईरान का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। सादिक ने कहा कि किसी भी देश पर हमला करना गलत है और पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस पर फैसला लेना चाहिए। अब ये ईरान तक है कि ईरान फैसला करे, क्योंकि ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की, शुरू कहीं और से हुई। तो ईरान अगर अपनी बात करता है तो वो कहता है मुझ पे हमला हुआ क्यों, मेरे रहबर मेरे सुप्रीम लीडर को मारा क्यों। ये बहुत एक जेन्युइन थिंग है। मुझे लगता है अब ये सिर्फ इजराइल और इधर तक बात नहीं है, पूरी दुनिया को अब एक टेबल पे आकर ये बात करनी चाहिए कि कभी भी कोई भी किसी कंट्री को के ऊपर हमला करेगा ये गलत है। और मुझे लगता है किसी का हक नहीं बनता है किसी और कंट्री पे हमला करना। उस चीज़ को एक ही साथ ये बंद हो जाना चाहिए। राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संसद में राघव चड्ढा के साथ पूरी तरह से समझौता किया गया और उन्हें सीधे प्रधानमंत्री से बातचीत करनी चाहिए थी। चीमा के मुताबिक राघव चड्ढा को पंजाब के लोगों से जुड़े अहम मुद्दों को मजबूती से उठाना चाहिए था, खासकर आरडीएफ फंड से जुड़े मामलों को। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पंजाब और उसके लोगों के साथ धोखा किया है और ये बात पूरे देश को पता है। चीमा ने कहा कि ऐसे समय में राघव चड्ढा को खुलकर सामने आना चाहिए था और राज्य के हितों की रक्षा करनी चाहिए थी। बिल्कुल, वो देश की पार्लियामेंट में कंप्रोमाइज थे, उन्हें चाहिए था देश के प्रधानमंत्री के सामने बोलना चाहिए था, पंजाब के लोगों की बात करनी चाहिए थी, पंजाब के आरडीएफ के पैसे की बात करनी चाहिए थी, पंजाब को दरपेश जो समस्याएं उसकी बात करनी चाहिए थी। पूरा देश जानता है कि पंजाबियों के साथ, पंजाब के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा धोखा कर रही है। तो कम से कम उस धोखे के खिलाफ, उस षड्यंत्र के खिलाफ तो राघव चड्ढा जी को बोलना चाहिए। तो वो चुप क्यों रहे? ये उनके चुप रहने से पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज थे। पश्चिम बंगाल की मानिकतला विधानसभा सीट को लेकर चुनावी बयानबाजी तेज हो गई है। टीएमसी उम्मीदवार श्रेया पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अपने ही समर्पित कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देती। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिन उम्मीदवारों को टिकट देती है वे अक्सर हार्डकोर आरएसएस या लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ताओं में से नहीं होते। पांडे के मुताबिक बीजेपी में जमीनी स्तर पर काम करने वालों की अनदेखी की जाती है, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष पैदा होता है। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा जो कैंडिडेट उन्होंने चूज़ किया है, मैं मानिकतला के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। भाजपा ने जो कट्टर आरएसएस करते हैं, एकदम कट्टर बीजेपी है, उनको भाजपा ज़्यादा भाव नहीं देती है। एक लड़का, साधारण लड़का जो एकदम आरएसएस मेंटालिटी, मैंने तृणमूल इज अ माइंडसेट, बीजेपी इज ऑल्सो अ माइंडसेट, सीपीआईएम इज अ माइंडसेट, पॉलिटिक्स इज माइंडसेट। तो जो भाजपा जो माइंडसेट से बिलोंग करती है वैसे लोगों को टिकट नहीं मिलती है, वैसे लोगों को टिकट नहीं मिलती है, क्योंकि जो आरएसएस के लोग हैं, जो आरएसएस माँ करते हैं, आप बताइए कितनों को टिकट मिली है? सब तो तृणमूल से रिलेटेड है, जो गए हैं, आए हैं,
उनको टिकट मिलती है ज़्यादा प्रेफरेंस। जेडीयू के स्टेट सेक्रेटरी साकेत सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे खुद को राजनीतिक पार्टी कहने के लायक भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जनादेश का मुद्दा सबके सामने साफ है और हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव इसका स्पष्ट उदाहरण है। साकेत सिंह ने कहा कि विपक्ष सिर्फ बयानबाजी और सोशल मीडिया तक सीमित है, जबकि प्रशासन और मेडिकल टीमें जमीन पर काम कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष जी की बात तो हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो तो नेता प्रतिपक्ष के योग भी नहीं है। मैंडेट की जो बात आई वो सर्वविदित है, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसको देखा जाए तो उसके अनुसार तो विपक्ष के नेता के लायक ही नहीं है। रही बात की जहरीली शराब से, वो उनके पास कोई पैमाना है, वो मापने गए थे। यहाँ बैठे बैठे ट्वीट कर देना है, मीडिया के सामने बोल देना है। प्रशासन वहां अपना काम कर रही है, मेडिकल टीम अपना काम कर रही है। प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। उसके बिंदु हर एंगल से प्रशासन इतनी मुस्तैद है, वो अपने हर एंगल से उस चीज का छानबीन कर रहा है, बिना जांच किए हुए ही नाम कुछ भी दे देना। तो नेता प्रतिपक्ष है, उनको बड़बोलापन की आदत है, वो बोलते रहे। बाकी जो भी होगा, जो भी डॉक्टर रिपोर्ट देंगे, जो भी प्रशासन के द्वारा जांच उपरांत पाया जाएगा, संबंधित कार्रवाई होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।